180 डिग्री पर घूमने के बाद इन दिनों बिहार की सियासत पूरी रवानी में है। नीतीश कुमार 3 दिनों के दौरे से बिहार लौट आए हैं। विपक्षी नेताओं से मिलकर उनका जोश हाई है। वो विपक्षी एकता का दावा कर रहे हैं और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लेने की बात भी कह रहे हैं। सवाल है कि आखिर दिल्ली दौरे से नीतीश कुमार को क्या हासिल हुआ। पानी की तरह बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत छलक रही है। विपक्ष के दिल में 2024 की छटपटाहट है। इसी छटपटाहट को साधने के लिए नीतीश कुमार लालू से गुरुमंत्र लेकर 3 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हुए थे और जब दिल्ली से लौटकर पटना की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले लालू यादव से मिले। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के आवास से मुलाकात कर नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर रहने के बाद तो सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये 2 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं नीतीश के दिल्ली मिशन की पूरी प्लानिंग लालू यादव ने की थी। पहली तस्वीर 5 सितंबर की है, जब दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की थी। दूसरी तस्वीर 3 दिन बाद 8 सितंबर की है। दिल्ली से लौटने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। दिल्ली दौरे से लौटकर नीतीश कुमार गदगद दिख रहे हैं और सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं। मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज राजपथ का नाम चेंज कर रहे हैं, वो तो पता ही चलेगा समय पर। अब ये तस्वीरें देखिए। 3 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश ने 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी, सीपीए महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, सपा के मुलायम और अखिलेश यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, एनसीपी के शरद पवार और दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। नीतीश कुमार मिशन 2024 के अगले चरण में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। सवाल है कि आखिर दिल्ली से क्या लेकर लौटे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सब लोगों का रिस्पांस ठीक था और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह। कई नेताओं से मुलाकात उनकी नहीं हुई, ठीक है, वो मैं और किस हद तक मैंने बात बढ़ी है यह तो नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन एक तरह से कहें तो वो विपक्षी एकता के लिए जो नीतीश कुमार की पार्टी कहें, नीतीश कुमार कहें, जो पहल की है वह कुछ सकारात्मक रूप से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब यह सवाल है कि शरद पवार और कांग्रेस कितना जो है सो एक्सेप्ट करते हैं नीतीश कुमार को, यह सबसे बड़ा सवाल आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बातचीत में कहा था कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने फिर दिल्ली आएंगे। तो क्या कांग्रेस से उनकी बात नहीं बन पाई? हालांकि नीतीश साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ ही मेन फ्रंट बनाएंगे, न कि थर्ड फ्रंट। लेकिन पेंच ये है कि कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। ऐसे में नीतीश के दिल्ली दौरे का हासिल क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जता दी थी। वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कैसे आखिर नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट बना पाएंगे? क्या गैर कांग्रेसी पार्टियां इस फ्रंट में शामिल होने को तैयार होंगी? अगर नहीं तो क्या नीतीश कुमार की इस कोशिश से बीजेपी को 2024 में सीधा फायदा नहीं पहुंचेगा? एनडीए से दामन छुड़ाते ही नीतीश कुमार ने दिल्ली और पटना एक कर दिया है। विपक्षी एकजुटता के लिए दिन रात लगे हैं। 3 दिनों के दिल्ली दौरे से लौटकर विपक्षी एकजुटता का हम ठोक रहे हैं। उनकी इस मुहिम को अब ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। ममता ने दावा किया है कि 2024 में खेला हो बे।
শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত ইলেকশন করব, করে 2024-এ এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে, আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে তো। রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে তো। এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু। এটা কোত্থেকে সরকার? खेला होबे के नारे को बुलंद करके ही तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को हराकर लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी की थी। अब ममता 2024 में केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए यही नारा दे रही हैं। ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि बिहार और झारखंड के सीएम के साथ कई अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाएंगी और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगी। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि ममता बनर्जी का साथ मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को आखिर कितनी ताकत मिलेगी। देखिए, विपक्षी एकता की कवायद तो ये कर रहे हैं, और विपक्षी एकता की कवायद से लगता है कि अगर सारी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं, कांग्रेस मजबूती के साथ अगर हमारे साथ खड़ी हो जाती है, तो हम मोदी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके पीछे जो इनका गणित है कि जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें भी जीती हैं, उन सीटों को हम किसी भी तरह से एक होकर के कम करेंगे। जैसे ही सीटों की संख्या कम होगी, जो अर्थमेटिक है। पहले नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करने पर लगे। उनकी इस मुहिम में ममता का साथ मिला। ममता दावा कर रही हैं कि बंगाल से खेला शुरू होगा। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार, ममता या राहुल गांधी सेंटर में होंगे, या कोई और इस फ्रंट की अगुवाई करेगा? मेन फ्रंट बना तो सेंटर का क्या होगा? राहुल गांधी केंद्र में होंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या बाकी विपक्षी दल राहुल के साथ आएंगे? क्योंकि कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। नीतीश अपने मिशन 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नीतीश को उम्मीद है कि उनकी इस मुहिम में विपक्ष के कम से कम 11 दल शामिल होंगे। इनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, खुद नीतीश कुमार की जेडीयू, सीताराम येचुरी की सीपीएम, ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल, तेजस्वी यादव की आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, हेमंत सोरेन की जेएमएम, के चंद्रशेखर राव की टीआरएस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और एमके स्टालिन की डीएमके। भले ही नीतीश कुमार को उम्मीद है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा, लेकिन विपक्षी एकजुटता में कई चुनौतियां भी हैं। विपक्षी खेमे में कई चेहरे दावेदार हैं। पीएम पद का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस के साथ मोर्चा बनाने पर दलों की अलग अलग राय है, और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के अलावा कोई और मंजूर नहीं। सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का एक साथ आना भी चुनौती है। दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों की एकजुटता का फॉर्मूला भी बनाना है। 2024 के सियासी दंगल में बीजेपी को पटखनी देने के लिए नीतीश पसीना बहा रहे हैं। देखना है कि उनकी मेहनत कहां तक रंग लाती है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश नाकाम कोशिश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो सीटों से देश की राजनीति में कदम रखने वाली बीजेपी साल दर साल अपने को मजबूत करती चली गई। आने वाले सालों में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता चला गया।
2009 के बाद की अगर बात कर लें तो अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में बीजेपी ने अपने को काफ़ी मजबूत किया, लेकिन इन्हीं सालों में विपक्ष और कांग्रेस कमज़ोर होती दिखी। तो सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार और विपक्ष किस आधार पर बीजेपी को ललकारने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, बीजेपी के सामने ताल ठोक रहे हैं, खुलकर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को रोक देंगे। लेकिन कैसे? सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत नीतीश और पूरा विपक्ष 2024 में बीजेपी की राह रोक देने का दावा कर रहा है। 2014 के बाद से भारत जो है उसको पुनः हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, हम अपना धरोहर को प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो विपक्ष का जो मिलने का जो ये एक मौका परस्ती का जो हम लोग सारा पूरा भारत और पूरा विश्व देख रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है नरेंद्र मोदी जी को हटाना, पावर से हटाना। क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति है जिनके आने के बाद हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी होने का गौरव प्राप्त हुआ और हो रहा है। उस गौरव को हटाने का ये पूरा प्रयास चल रहा है। अब जरा लोकसभा सीटों का गणित समझिए और जानिए कि बीजेपी और विपक्ष कहां टिकता है। सबसे पहले बात करते हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां हर चुनाव के साथ बीजेपी मजबूत होती चली गई है। देश के रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं। 2009 में भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में 77 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2014 में बढ़कर 190 सीटें हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 353 रूरल सीटों में से 207 पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में सिर्फ 126 सीटें ही गई थी। 2024 के लिए नीतीश और गठबंधन का फोकस देश के इसी ग्रामीण क्षेत्र पर है। इसके अलावा 2009 में सेमी अर्बन सीटों पर बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि सेमी अर्बन सीटों पर 2014 में बीजेपी को 53 सीटें मिली और 2019 में 58 सीटें हो गई। यानी रूरल के अलावा सेमी अर्बन सीटों पर भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 2009 में बीजेपी के पास 20 सीटें थी। इसके बाद शहरी सीटों पर भी 2014 और 2019 में बीजेपी बढ़कर 40-40 हो गई। यानी रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन सभी क्षेत्रों में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष भी यही है। अब बात करते हैं देश भर में विपक्ष की ताकत और प्रभाव की। सबसे पहले बात कांग्रेस की। राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस की मौजूदगी पूरे देश में है और प्रभाव फिलहाल 200 सीटों पर है। सीताराम येचुरी की पार्टी सीपीएम की मौजूदगी केरल और पश्चिम बंगाल में है और उनका प्रभाव 60 सीटों पर है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी है, जिसकी मौजूदगी महाराष्ट्र में है। एनसीपी का प्रभाव फिलहाल 48 सीटों पर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की मौजूदगी महाराष्ट्र में है और उनका प्रभाव 48 सीटों पर है। हालांकि अंदरूनी लड़ाई के कारण शिवसेना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है। ममता का प्रभाव 42 लोकसभा सीटों पर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस की मौजूदगी कर्नाटक में ही है। कुमारस्वामी का प्रभाव 28 सीटों पर है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की मौजूदगी आंध्र प्रदेश में है और उनका प्रभाव 25 लोकसभा सीटों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मजबूत उपस्थिति दिल्ली और पंजाब में है और उनका प्रभाव 20 लोकसभा सीटों पर है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस तेलंगाना में मजबूत है और उनका प्रभाव 17 लोकसभा सीटों पर है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का क्षेत्र हरियाणा है और उनका प्रभाव 10 सीटों पर है।
नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल का क्षेत्र ओडिशा है और उनका प्रभाव 21 सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जता दी थी। वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है, कैसे आखिर नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट बना पाएंगे? क्या गैर कांग्रेसी पार्टियां इस फ्रंट में शामिल होने को तैयार होंगी? अगर नहीं तो क्या नीतीश कुमार की इस कोशिश से बीजेपी को 2024 में सीधा फायदा नहीं पहुंचेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता के बाद एक बार फिर नए सिरे से विपक्षी एकता की संभावनाओं को ताकत तो मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता दो ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस को साथ लेकर यूपीए को मजबूत करने की कोशिशें साफ दिख रही हैं, यानी नीतीश थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। Question I've been trying to reach out to you for quite some time now. Question being that it appears more or less from whatever deliberations you people had that your idea of cobbling up a third front yet again in the past we do have. It is not third front. Sorry, it's not third front. Why are you naming? Third front. Why you are naming it as a third front? We have never named it. He is talking about main front. Why are you talking about? Okay, main front. So in the past it has been failed attempt. हाल ही में पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा था कि इस बार थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये एक राजनीतिक रूप से परिपक्व कोशिश है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसे साथ लिए बगैर विपक्ष एनडीए के खिलाफ कोई विकल्प खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 आम चुनावों से पहले कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन बन पाएगा, या फिर कांग्रेस के बगैर कोई तीसरा मोर्चा आकार लेगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या विपक्ष दो ध्रुवों यानी थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट में बंटकर ही एनडीए का मुकाबला करेगा? कहीं ऐसा न हो कि फायदे में विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए रहे। जो सीधे सीधे कांग्रेस से मुकाबले में रही हैं अपने राज्यों में या कल भी चुनाव में उनके साथ मुकाबले में जाएगी, वो पार्टियां अपने पत्ते इतना जल्दी नहीं खोलेगी कि वह मेन फ्रंट में मतलब कि कांग्रेस के साथ वो जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अलायंस तो प्री भी होता है, पोस्ट भी होता है। हो सकता है कि पोस्ट अलायंस में वो पार्टियां फिर जाए, भाजपा के खिलाफ वो एकजुट हों, लेकिन प्री पोल अलायंस में जहां सीधे सीधे मुकाबला है इन पार्टियों का विधानसभा चुनाव में, स्थानीय चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, वहां पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा कि ये पार्टियां जो हैं वह नीतीश कुमार जी के, जो चूंकि ये कांग्रेस के साथ ये जा रहे हैं या खड़े दिख रहे हैं या मेन फ्रंट की बात ये कर रहे हैं, इनके साथ वैसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के विरोध में खड़ी रहती हैं या जिनका मुकाबला कांग्रेस के साथ होता है, वह मेन फ्रंट में चली ही जाए। सवाल है कि क्या 2024 से पहले पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का गठबंधन बनेगा, या कांग्रेस के बिना कोई तीसरा मोर्चा आकार लेगा? मेन फ्रंट बनेगा तो थर्ड फ्रंट का क्या होगा? अगर दो फ्रंट में बंटकर विपक्ष लड़ेगा तो फायदा बीजेपी को होगा। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष का बंटाधार हो जाएगा। नीतीश के प्रयासों से विपक्ष बंट जाएगा। कांग्रेस के साथ यूपीए को मजबूत करने की कोशिश होगी। गैर कांग्रेसी दल तीसरे मोर्चे को मजबूत करेंगे। क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से फाइट है। तेलंगाना में टीआरएस की कांग्रेस से लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल की कांग्रेस से बनती नहीं है। ये तीनों दल कांग्रेस के साथ आएंगे, इसकी संभावना कम ही है। पिछले कई सालों में विपक्षी एकता की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उनमें बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ऐसे दल हैं जिन्हें विपक्ष अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं कर पाया है।
ये विपक्ष की सबसे बड़ी विफलता है कि ये दोनों दल एनडीए का हिस्सा नहीं होते हुए भी विपक्ष में भी नहीं है। इसलिए जानकार मानते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मोदी को हराने की ये कोशिश मोदी की ही जीत का बड़ा कारण बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।